नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक कविता का छोटा सा हिस्सा है। 30 रुपए में बालक मिलते, 20 में उनके पालक मिलते, 10 रुपए के बदले में तो छोरी मिलती एक जवान। धीरे धीरे कितना सस्ता होता जाता हिंदुस्तान। यह महज कविता नहीं है, यह हमारी दुनिया, आपकी दुनिया, इस समाज का सच है। बात है राजधानी दिल्ली की। 3 दिन के भीतर 3 बार बिकी 3 साल की एक मासूम बच्ची। जी हां, आपने ठीक सुना, 3 दिन में 3 बार बिक गई 3 साल की बच्ची। कौन जिम्मेवार, कौन कसूरवार, किसकी परेशानी और क्या है इंसाफ, इस पर फैसला करना आपका काम है, समाज का काम है, पुलिस और अदालत का काम है। मैं तो सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूं। कहानी है दिल्ली की। और सुनिए यह घटना घटती कैसे है। एक घर में एक बच्ची होती है। उसका पिता गरीब, लॉकडाउन में उसके पास नौकरी नहीं। उसकी मां डोमेस्टिक वर्कर, मतलब घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है। एक बच्ची बड़ी हो रही है और पिता परेशान हो रहा है उसके लालन पालन को लेकर। अब सुनिए, दूसरी तरफ अचानक एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि एक बच्ची बेच दी गई है। और बेची गई है कितने में? 40,000 रुपए में मात्र। मतलब इतने समय के कालखंड में जो मैंने 30 रुपए की कविता पढ़ी, वो सिर्फ 40,000 रुपए तक पहुंची है। और 40,000 रुपए के एवज में एक बच्ची बेच दी जाती है। और बेची कैसे जाती है जरा सुन लीजिए। यह सब कुछ 3 दिन के भीतर होता है। पिता ने अपनी बेटी को 40,000 रुपए में मनीषा नाम की एक महिला को बेचा। लेकिन मनीषा ने भी उस बच्ची को पाला नहीं, वो भी खरीदार थी। मनीषा ने उस बच्ची को मंजू नाम की, माफ कीजिएगा, मनीषा ने उस बच्ची को मित्तल नाम के शख्स को 80,000 रुपए में बेच दिया। और मित्तल ने भी उस बच्ची को पाला नहीं। मित्तल ने 1 लाख रुपए में फिर से उस बच्ची का सौदा किया और मित्तल ने उस बच्ची को बेचा मंजू नाम की एक महिला को। मतलब 3 दिन के भीतर यह सौदेबाजी चल रही थी। पिता ने मनीषा को बेचा, मनीषा ने मित्तल को बेचा, मित्तल ने मंजू को बेचा और कीमत 40,000 रुपए से बढ़कर लाख सवा लाख रुपए तक पहुंच गई। मतलब बच्ची को पालना किसी को नहीं था, सिर्फ बच्ची की सौदेबाजी होनी थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को खबर मिलती है, वो अपनी टीम लगाती है, दिल्ली पुलिस अपनी टीम लगाती है और तीसरे दिन पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बच्ची को बरामद कर लिया जाता है। और पिता जो कहानी कहता है उसके बाद सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि गुनहगार उसका पिता है या हम हैं, गुनहगार हमारा समाज है या हमारी व्यवस्था है, हमारी सरकार है या उस सरकार का बनाया हुआ तंत्र है, इंतजाम है। उस बच्ची के पिता ने कहा कि मैं क्या करता। उसकी पहले से 2 बेटियां हैं, दोनों अतिरिक्त तरीके से एबल हैं। मतलब वो शारीरिक तौर पर ज्यादा सक्षम नहीं है, सामान्य नहीं है, उनकी दवाइयां चलती हैं। तीसरी बेटी हुई तो उसने पालने की कोशिश की, लेकिन इससे हुआ क्या कि उन 2 बच्चियों का इलाज रुक गया। उनकी दवाइयों के पैसे नहीं थे, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। पिता बेरोजगार, मां झाड़ू पोछा करती है दूसरे घरों में। यह पैसा काफी नहीं पड़ रहा था। नतीजा क्या हुआ कि पिता ने मजबूरी में उस बच्ची को 40,000 रुपए में बेच दिया, मनीषा नाम की महिला को। और पिता कहता है कि हमने यह सोचकर बेचा कि उस बच्ची को एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, हमारी 2 बेटियों के लिए दवाइयों का बंदोबस्त हो जाएगा। 40,000 रुपए में कितने दिनों का बंदोबस्त होगा यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप चाहें तो पिता को गुनहगार ठहरा सकते हैं, पुलिस ठहरा रही है, पिता गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल चला गया है, अदालत इस बात का फैसला करेगी। लेकिन इंसानियत का फैसला क्या है? हमारी मानवता का फैसला क्या है? एक समाज के बतौर हमारी जिम्मेदारियों का भाव क्या है? एक मुल्क के बतौर हमारा बर्ताव क्या है? हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमको सोचना पड़ेगा कि एक पिता ने बच्ची का सौदा पैसा कमाने के लिए नहीं किया है। आपको सोचना पड़ेगा कि यह उसकी 2 बच्चियों का भी सब, यह कतई नैतिक नहीं है, यह कतई सही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी तो सोचिए
कि इसका तरीका, वो पिता कितना मजबूर हो गया होगा जिसने न चाहते हुए भी अपनी बेटी को बेच दिया। और वो नहीं जानता था कि यह सौदा आखिरी नहीं होगा। वो नहीं जानता था कि जिस बेहतर जिंदगी की उम्मीद पर वो अपनी बच्ची का सौदा कर रहा है, अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर रहा है, वो सौदा आखिरी नहीं है। क्योंकि हमारा समाज एक मंडी में तब्दील हो चुका है। आप पिता को तो जेल भेज देंगे, कितने लोगों को जेल भेज देंगे? मंडी में तब्दील हुए इस समाज को आप मनीषा को भी जेल भेज देंगे, आप मंजू को भी जेल भेज देंगे, आप मित्तल को भी जेल भेज देंगे। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी? क्या हम सामाजिक जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं? क्या हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार मंदिर बना रही है, हमारी सरकार झगड़े करा रही है, हमारी सरकार व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जेलों में डाल रही है। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे गिद्ध की तरह लंपट लोग। आप बात कीजिए कि हमारे पास काम नहीं है, आप बात कीजिए कि हमारे पास कमाई नहीं है, आप बात कीजिए कि हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, और फिर आप सरकार का सलूक देख लीजिए। सरकार के छोड़े हुए लोग, सरकार की तरफदारी करने वाले गुंडे आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि एनएसएसओ की रिपोर्ट थी 2017 और 18 में 6.1% बेरोजगारी की दर थी इस देश में, और 6.1% की बेरोजगारी की दर 45 साल की उच्चतम बेरोजगारी दर थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 45 साल के उच्चतम बेरोजगारी दर। और बात इतनी नहीं है, बात यह है कि जब लॉकडाउन लगा तो सीएमआई ने अप्रैल के महीने में रिपोर्ट दी कि सर जी हालात भयावह हैं, कुछ कीजिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में 24% की बेरोजगारी दर थी। 6.1% 45 साल की उच्चतम बेरोजगारी। जरा सोच लीजिए कि 4 गुना बेरोजगारी हो गई, 24%, तो बेरोजगारी की हालत क्या होगी हिंदुस्तान में। और अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने के बाद भी बेरोजगारी की दर 6% से 5% नहीं हुई है। सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी की दर 12% है। मतलब हम स्वतंत्रता के बाद के सबसे भयावह स्तर में हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लॉकडाउन लगा तो 40 करोड़ लोग इस देश की श्रम व्यवस्था में थे। उन 40 करोड़ लोगों में से 8.12 करोड़ लोग नौकरी करते थे, मतलब उनका पीएफ कटता था, मतलब वो वेतन भोगी थे। बाकी के 32 करोड़ लोग या तो छोटे कारोबारी थे, या खोमचे लगाते थे, रेहड़ी पटरी लगाते थे, मजदूरी करते थे, या फिर वो खेतीहर मजदूर थे। उनकी कोई गिनती किसी हिसाब किताब में नहीं होती है, वो केवल सर्वे का सामान होते हैं। वो 32 करोड़ लोग रातों रात पैदल हो गए और महीनों बिना काम के रहे। अभी भी उनमें से ज्यादातर लोगों को काम नहीं मिला है। आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, क्या आपके आसपास रेहड़ी पटरी लगने लगी? क्या आपके पास खोमचे चाट वाले आने लगे? और क्या आप उनके पास जाने लगे? नहीं जाने लगे। तो आप समझिए कि वो लोग इन दिनों क्या करते होंगे। ये समस्या जो दिल्ली में एक बच्ची के 3 दिन में 3 बार बिकने की जो खबर है, उस खबर के तार केवल एक क्राइम से नहीं जुड़ते हैं। यह केवल एक अपराध नहीं है, यह एक सामाजिक अपराध भी है, यह एक राष्ट्रीय अपराध भी है, यह एक सरकार के गैर जिम्मेदार होने का मतलब है। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने हमारे आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, और उसने नौबत यहां तक पहुंचा दी है कि एक पिता मजबूर हो रहा है न चाहते हुए भी अपनी बच्ची का सौदा करने के लिए। आप कह सकते हैं कि एक बच्ची का सौदा कोई पिता कैसे कर सकता है? यह मैं नहीं कहता हूं, यह एक पिता अपनी बच्ची का सौदा कैसे कर सकता है, लेकिन उसके सामने 2 विकल्प थे। या तो अपनी 2 बेटियों को घुट घुट कर मर जाता, वो अपनी तीसरी बेटी का सौदा कर देता। ये दोनों ही विकल्प मानवीय नहीं है, नैतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, हमारे और आपके सौंदर्य बोध के खांचे में फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि उस पिता के सामने विकल्प क्या थे? उस पिता ने काम खोजने की तलाश की, उसकी मां ने बेहतर तनख्वाह की उम्मीद की, उन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची के बेहतर इलाज की व्यवस्था की सोची, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या हम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की चिकित्सा व्यवस्था फेल हो गई है पूरी तरीके से? सवाल कोरोना का नहीं है साथियों, सवाल इस पेंडेमिक का नहीं है। सवाल तो यह है कि एक पिता सामान्य परिस्थितियों में भी अपनी बच्चियों का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसकी दवाई का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा। इस देश के अस्पताल फेल हो गए हैं, इस देश की व्यवस्था फेल हो गई है, इस देश का श्रम बाजार फेल हो गया है।
और हमने हर चीज को बना दिया है कि अपराध की खबर है। क्या अपराध की खबरें हमारी सामाजिक व्यवस्था से नहीं जुड़ती हैं? नोएडा की बात है, एक बच्चा मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा था, उसी मोहल्ले में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिया और वो दोनों पढ़े लिखे लोग थे, वो दोनों इस तरह के अपराधी नहीं थे, लेकिन ये अपराध में लिप्त हो रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं जो श्रम बाजार से रातों रात बाहर कर दिए गए हैं। उनके पास पढ़ाई तो है लेकिन काम नहीं है, उनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, उनके पास समाज की समझ तो है लेकिन भविष्य की उम्मीद नहीं है। आप उम्मीदों की हत्या करके एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। आप एक पिता को बेटी को बेच देने पर जेल में तो बंद कर सकते हैं, उसको मानवीय नहीं बना सकते। हमारी और आपकी नैतिकता नहीं है यह दावा करने की कि उसको मानवीय होना चाहिए। पेट की आंख बहुत कुछ बेच देती है, वो किडनी बेचने पर मजबूर कर देती है, वो आंखें बेचने पर मजबूर कर देती है। ये नहीं समझ पाएंगे आप तब तक जब तक कि आप अपनी आंखों में राष्ट्रवाद का मोतियाबिंद उतारे रहेंगे। आपके लिए मंदिर ज्यादा जरूरी रहेगा, आपके लिए मस्जिद ज्यादा जरूरी रहेगा, आपके लिए सामाजिक झगड़े ज्यादा जरूरी रहेंगे, आपके लिए हिंदू और मुसलमान ज्यादा जरूरी रहेगा, आपके लिए सवर्ण और दलित ज्यादा जरूरी रहेंगे। हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि यह व्यवस्था जो बनाई गई है, जिसमें एक पिता ने अपनी बच्ची का सौदा किया, सौदा करने वाले ने किसी और से सौदा किया, उसने किसी और से सौदा किया और आखिर में यह पुलिस का मामला बन गया, पिता जेल चला गया, हो सकता है मां भी जेल चली जाए। लेकिन इससे बनेगा क्या? इससे क्या उसकी दो बेटियों को इलाज मिल जाएगा? क्या उसको एक बेहतर भविष्य मिल जाएगा? क्या वो पिता अपनी बच्चियों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त कर सकता है? क्या उनके लिए पौष्टिक आहार का बंदोबस्त कर सकता है? जब तक इस सवाल का जवाब हम नहीं तलाश लेते, हमारी नैतिकताएं हमेशा अपराध की दुनिया से टकराया करेंगी। हमारी हर भूल, हमारी हर गलती आपराधिक हो जाएगी और इस देश में पुलिस व्यवस्था के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। यह संकट बहुत भयावह होगा। एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर और एक चेतनशील लोकतंत्र के तौर पर हमको यह सोचना तो पड़ेगा कि जो व्यवस्था हमने और आपने मिलकर कायम की है, हमने मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े कायम किए हैं, हमने अपने सवालों से जो भागना शुरू किया है, हमको जो बेरोजगारी, नौकरी और बेहतर पढ़ाई लिखाई, दवाई के मुद्दों से अलग करके कुछ और सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, हमको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, ताली और थाली बजाने पर मजबूर किया जा रहा है, पटाखे छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, हमको मोमबत्ती जलाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सारी मजबूरियां हमको किसी अपनी ज्यादा जरूरत की चीजों से दूर करती हैं, लेकिन ताली बजाने से पेट नहीं भरेगा, थाली बजाने से नौकरी नहीं मिलेगी, जय श्री राम बोलने से आपको काम और रोजगार नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, सोचिए। सरकार से मंदिर नहीं स्कूल मांगिए, सरकार से अस्पताल मांगिए, जय श्री राम मत मांगिए। सरकार से मांगिए कि हमारा भविष्य क्या है। जब तक यह सवाल हम और आप मिलकर राष्ट्रीय तौर पर जिम्मेदारी के साथ पूछना नहीं शुरू करेंगे, कोई न कोई पिता इस देश में अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बेचने पर मजबूर होता रहेगा, अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होता रहेगा, अपनी आंखें बेचने पर मजबूर होता रहेगा। यह हम पर और आप पर है कि इसको लेकर सचेत होते हैं या बेपरवाह बने रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।